लेसरेशन के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो अभी हमने पीछे सर्वाइकल कैंसर के लिए भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस किया था ना, ग्लैंस लेसरेशन के लिए भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और सर्वाइकल जो था कैंसर उसके लिए भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट्स कॉजिंग इंक्रीज कैल्शियम। ठीक है। वो कौन से होते हैं? वो सिलेक्टिव सोरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, जो फ्लॉक्सिटीन वगैरह जो है ना, वो इंक्रीज करेंगे कैल्शियम। ठीक है। इंक्रीज कैल्शियम किससे होगी? फ्लॉक्सिटीन से। फ्लॉक्सिटीन विल इंक्रीज कैल्शियम। ये बेसिकली पीएच मेंटेन कैसे करती हैं? बाय एक्सक्रीटिंग H प्लस के, H+ को एक्सक्रीट करके और रीअब्सॉर्ब करके बाइकार्ब को, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, लाइक अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब एसिड की सिक्रीशन कहाँ पे होनी होती है? डीसीटी पे। और बाइकार्ब की अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होनी होती है? वो होनी होती है पीसीटी पे। ठीक है। तो जो डीसीटी पे एसिड की एक्सक्रीशन होनी है ना बच्चों, वो इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आइन होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आइन होती है। ठीक है, NH4+। तो पीएच जो होती है उससे एसिडिक नहीं होती, यूरिन अल्कलाइन हो जाता है। पीएच विल नॉट बिकम एसिडिक एंड यूरिन विल अल्कलाइन। ठीक है जी। A person is 127 है, person is unable to make urine below 5.4 pH with ammonium. What type of renal tubular acidosis is that? तो मैंने कहा था जब उसने डिस्टल आरटीए दिया हो, यानी डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस दिया हो, तो डेट इज टाइप 1। ठीक है। और अगर प्रॉक्सिमल दिया हो, प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस दिया हो, तो डेट इज टाइप 2। और टाइप 3 में हमेशा हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म होता है, हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म होता है। तो प्रॉक्सिमल में क्या काम होना था? बाइकार्ब की अब्जॉर्प्शन का डिफेक्ट आना है ना, प्रॉक्सिमल में बाइकार्ब की, यानी टाइप 2 में बाइकार्ब की अब्जॉर्प्शन का डिफेक्ट होगा। जबकि टाइप 1 जो होती है डिस्टल आरटीए, उसमें उसमें एसिड एक्सक्रीशन का मसला आना है, और टाइप 3 होती ही नहीं है। और जो टाइप 4 है उसमें हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म होता है। आई एम सॉरी इफ मैंने टाइप 3 अगर कह दिया हो, टाइप 3 होती नहीं है। जो टाइप 4 है उसमें हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म होता है, उसमें कोई एसिड रिमूवल नहीं होता। डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ निमोनिया जो है वो किससे करवाएंगे? स्प्यूटम कल्चर से। एक सेकंड जी। अच्छा जी, 129 MCQ। पेशेंट प्रोस्टोडेंटिक्स के पास चला गया और वो माउथ में फिट नहीं हो रहा, रिजिड हो गया, ट्रेमर हो गया, रिजिडिटी और ट्रेमर्स हैं, पार्किंसन, सब्सटेंशिया नाइग्रा। क्रेटिनिन जो होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कब होता है? एंड स्टेज रीनल डिजीज में, ESRD। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज कहाँ पे ज्यादा होती हैं? जहाँ पे फिल्ट्रेशन ज्यादा होनी है। वो कौन सा स्ट्रक्चर है? किडनी छानने टाइप वो जो बना होता है। ड्यूरिंग फ्रिंजियल फेज ऑफ स्वेलिंग व्हाट इज ट्रू? उसमें वोकल कॉर्ड्स अडेक्टेड होते हैं, कंप्लीटली इन एडक्शन। ठीक है, ताकि उसमें वो ना चला जाए, खाना ना चला जाए। The cause of pulmonary edema in ischemic heart disease and hypertension is increased hydrostatic pressure. बच्चों में हाइपोअल्बुमिनिया, माइटल स्टेनोसिस में भी इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो पेरिफेरल एडिमा CLD वगैरह में, या फिर क्या उसका नाम है, रीनल ओरिजिन का जो होगा। अच्छा, CLD में लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन की वजह से, बच्चों में भी लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन की वजह से, या हाइपो एल्ब्यूमिनिया की वजह से। एसाइटिस जो होती है CLD में, वो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होती है। जो रीनल यानी किडनी के ओरिजिन का एडिमा होगा वो हमेशा लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन की वजह से होगा, और इट कैन बी सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। ठीक है। और जिन लोगों ने कल ये मेरी बातें सुनी थी, आई गेस कोई उस वक्त 10 to 12 स्टूडेंट्स थे, तो हमने नेफ्रोटिक और नेफ्रेटिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था। ठीक है। तो फॉर दोज, और जिन लोगों ने नहीं सुनी उनके लिए, नेफ्रोटिक जो है, नेफ्रोटिक जो है उसमें हाइपोएल्बिनुमिया जो होता है ना, हाइपोएल्बिनुमिया उसकी वजह से एडिमा होता है। जबकि नेफ्रेटिक के अंदर सॉल्ट और वाटर रिटेंशन की वजह से होता है। मैंने कल बताया था कि किस किस तरह क्या क्या हो रहा है। ओके जी। स्टैब इंजरी है जी 6th इंटरकॉस्टल स्पेस। अगर आ जाता 6th इंटरकॉस्टल कार्टिलेज, तो कार्टिलेज में था एट्रियम। ठीक है। और स्पेस मैंने कहा था, स्पेस में अगर चले जाओ तो वहां पे केव्स होंगे, तो वेना केवा इन स्पेस। ठीक है, वेना केवा इन स्पेस। अच्छा, वेना केवा इन स्पेस और कार्टिलेज में एट्रियम। FFPs are used as a treatment of what?
तो FFPs या जो कह लो कि आप FFPs बेसिकली होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा लाइक ऑल थिंग्स जो होती हैं वो इसमें प्रेजेंट होती है, जिस तरह क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो इस वजह से हीमोफिलिया में FFP देंगे। सर FFP में फैक्टर 9 नहीं होता और हीमोफिलिया में फैक्टर 8 ये। Okay, let me clarify this for you. FFP is nothing but your fresh frozen plasma, ठीक है। अच्छा, अब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो होता है ना बच्चों, वो क्या है, प्लाज्मा लाइक है ना, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज जस्ट लाइक प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर ऑलमोस्ट सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब ये कह लो कि जो क्रायो प्रेसिपिटेट है उसमें फैक्टर 8 ज्यादा होता है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन FFP के अंदर भी फैक्टर 8 प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, कल हमने एक MCQ किया था FFP, और उसमें था P को मैंने कहा था यूं कर दो, तो फैक्टर 9 इज रिप्लेस्ड बाय FFP, ठीक है। तो वो जो फैक्टर 9 और P से हमने याद किया था वो इस तरह था, ठीक है। वो एक MCQ भी आप लोग याद रख ले, क्योंकि ये याद रखने वाली चीजें ही पेपर में भूलती हैं। 25-year-old patient having depigmented skin, lesion on back. ओके, एक और टिप है, सॉरी आप लोगों का मैं टाइम ले रहा हूँ, लेकिन एक टिप ये है कि इन जो लास्ट डेज हैं, ये जो लास्ट डेज हैं, इनमें कोशिश करें कि जो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने बनाने थे बना लिए, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा चीजें मेमोराइज कर सकें प्लीज, ठीक है। क्योंकि अब आपकी मेमोरी मैटर करेगी। कॉन्सेप्ट्स जो है अब जितने बनने थे बन गए, ठीक है। अब ट्राई टू मेमोराइज थिंग्स, जितनी ज्यादा आप चीजें याद रख सकेंगे ना, और इसको जितना ज्यादा आप डेली बेस पे, जिस तरह आज मैं तेजी से गुजार रहा हूँ, तो ये अगर आपने 1 से 2 बार कर लिया ना, तो बिलीव मी इंशाल्लाह पेपर तो कोई मसला ही नहीं है। सर फैक्टर 9 दोबारा बता दे, FFP 9 वाला क्या बताया आपने? फैक्टर 9 इज रिप्लेस्ड बाय FFP। P का जो है, P को अगर आप यूं कर देना उल्टा, तो 9 बन जाएगा ना। P को यूं कर दे, लाइक दिस इज P, और P को सिर्फ घुमा दे यूं, तो वो 9 बन जाएगा ना। तो फैक्टर 9 इज रिप्लेस्ड बाय FFP। ये भी MCQ आया हुआ है। अच्छा, 25-year-old पेशेंट हैविंग, कल शायद आपने मेरे ख्याल से वो वाली क्लास नहीं ली थी जिसमें ये फैक्टर 9 वाला MCQ डिस्कस हुआ था। अच्छा, 25-year-old patient having depigmented skin, lesion on back, lips, cheeks, there is family history of diabetes, what is the suitable pathogenesis of the disease? तो डायबिटीज क्या होती है? ऑटोइम्यून, ठीक है। पेशेंट ड्यूरिंग RTA sustained sacral injury, he presented with overflow incontinence। तो इसका निमोनिक था USA मीन्स जो सिंपैथेटिक डैमेज है अबव सैक्रल रीजन, ठीक है। तो उसमें क्या था? U फॉर अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। S फॉर स्पास्टिक ब्लेडर, और A फॉर ऑटोमेटिक ब्लेडर, ठीक है। A फॉर ऑटोमेटिक ब्लेडर। USA ऊपर होता है, तो एट अबव सैक्रल रीजन जो होगा, USA ऊपर होता है, तो अबव सैक्रल रीजन जो होगा वो USA, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। उसके बाद अर्ज इनकॉन्टिनेंस के बाद S फॉर स्पास्टिक और A फॉर ऑटोमेटिक, ठीक है। और USA ऊपर होता है, तो हम हमेशा अपनी मदद के लिए क्या कहते हैं? आओ, ठीक है। तो हम जो है जो उनके पैरों में गिरे होते हैं, बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, तो हम कहते हैं आओ आओ भाई हमारी मदद के लिए आओ। तो आओ फॉर पैरासिम्पैथेटिक डैमेज जो है एट सैक्रल सेगमेंट। तो उसमें क्या आओ क्या था? आओ फॉर एटोनिक ब्लेडर, A फॉर एटोनिक ब्लेडर, A फॉर ऑटोनॉमस ब्लेडर आओ, और O फॉर ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस पैरों में गिरे हुए थे, पैरासिम्पैथेटिक डैमेज। चलो, नो नीड टू मग अप दिस थिंग। ओके जी। मसल इन विच फेसिकल अरेंज इन राइट एंगल टू लॉन्ग एक्सिस इज, ठीक है। तो जब फेसिकल अरेंज होते हैं, लॉन्ग एक्सिस है एक, ठीक है, ये एक लॉन्ग एक्सिस है, और फेसिकल्स जो है वो राइट एंगल अरेंज हो रहे हैं, लाइक ये एक लॉन्ग एक्सिस है, और एक फेसिकल यहाँ अरेंज हुआ है, एक फेसिकल यहाँ अरेंज हो रहा है, एक फेसिकल यहाँ अरेंज हो रहा है। तो वो आपस में क्या है? पैरेलल है जी। वो आपस में क्या है? पैरेलल। लॉन्ग एक्सिस के फेसिकल अरेंज हो रहा है 90 डिग्री पे, तो वो आपस में पैरेलल है। पर्दा लपेटा हुआ है, व्हील डिजीज, लेप्टोस्पायरा। Patient having one normal baby but she is RH positive and baby is negative in second pregnancy, preterm baby born in 33 weeks and on ventilator. What type of antibodies baby have? ठीक है, तो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलस, प्लीज MCQ नंबर 141 पेज नंबर 72, ठीक है। तो that is what
A for एनाफाइलेक्टिक, C for कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड से, कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड। I अगर आ जाए तो वो थर्ड बन जाती है, वो इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड, और D डिलेड T सेल मेडिएटेड है। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड से। पेशेंट HB8 MCV 100 MCH 28, व्हाट टाइप ऑफ एनीमिया इज दिस? ठीक है, तो अगर HB8 हो, MCV 100 हो, MCH 28 हो, तो ये कौन से टाइप का एनीमिया होगा? ठीक है, तो ये होगा जी, इसमें MCV भी नॉर्मल है, MCH भी नॉर्मल, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होगा सर। एमसीवी जो होता है वो 80 से 100 तक नॉर्मल होता है। A patient has eyelid drooping, change on affected side of face due to which nerve palsy? तो ये बेसिकली बेल्स पाल्सी में जी के ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, चेंज ऑन वन साइड ऑफ फेस। ठीक है, तो ये नर्व पैरालिसिस कौन सी होगी? उसमें फेशियल नर्व, डेफिनेटली फेशियल नर्व। Patient has eyelid drooping and change on one side of face due to which nerve paralysis? ठीक है, तो ये फेशियल नर्व बेल्स पाल्सी वाली चीज है। रिलेशन ऑफ राइट वागस नर्व विद ट्रेकिया व्हाइल एंटरिंग थोरैक्स? ट्रेकिया और राइट वागस नर्व डायरेक्टली कांटेक्ट विद ईच अदर होते हैं जी। एसिटाइलकोलिन ट्रांसफरेज एक्टिविटी डेफिशिएंसी अकरेन, तो एसिटाइलकोलिन ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी जो होती है वो मिस्थीनिया में होती है। एसिटाइलकोलिन ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी किस में होती है? मिस्थीनिया में होती है। मैंने आप लोगों को कुछ इस तरह से बताया था कि जो मिस्थीनिया होता है उसमें रिसेप्टर का डिफेक्ट होता है, और जो लैम्बर्ट-ईटन होता है उसमें वो जो पोस्ट सिनेप्टिक वो जो था, कैल्शियम लाइगेटेड, हाँ जी, चैनल जो है उसका डिफेक्ट। मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ DIC इज फाइब्रिनोजिन पेप्टाइड। अब इसको इधर थोड़ा सा आप लोग जिन लोगों ने कल क्लास ली थी वो थोड़ा सा ज़हन दौड़ाए। एक MCQ था जिसमें फाइब्रिनोजिन पेप्टाइड नहीं था, उसमें फाइब्रिनोपेप्टाइड ए था, उसमें फाइब्रिनोपेप्टाइड ए था या 1 था, तो मैंने कहा था जो पहले वाला है वो प्रेफर करना है, वरना फाइब्रिनोपेप्टाइड बी भी था, लेकिन फाइब्रिनोपेप्टाइड ए को हमने प्रेफर किया था, याद है ना? यस सर। चलो बेहतरीन, फिर तो बेहतरीन है अगर ये बात भी याद है, क्योंकि ये बात तो बड़ी ही कंफ्यूजिंग है। अच्छा, पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ सीवियर डिस्निया, ब्रेथलेसनेस आफ्टर 1 वीक, अदर सिम्टम्स रिजॉल्व्ड एक्सेप्ट डिस्निया, IBG शोज pH 7.32, CO2 70, बाइकार्ब 30, तो ये क्या होगा? अच्छा, सीवियर डिस्निया है, ब्रेथलेसनेस है आफ्टर 1 वीक, ठीक है, और सारे सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए एक्सेप्ट डिस्निया, तो एबीजी में pH 7.32 है। pH किधर जा रही है? pH जा रही है एसिडोसिस की तरफ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हाइपरकैपनिया है, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब सर pH क्या है? pH अराउंड नॉर्मल रेंज है, और बाइकार्ब का लेवल भी रेज्ड है, बाइकार्ब का लेवल रेज्ड है, तो दैट मींस इसकी कंपनसेशन हो रही है, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस सर। फाइबर फॉर पेन एंड प्रेशर इज, ठीक है, फाइबर फॉर पेन और प्रेशर जो होते हैं वो ए बीटा फाइबर्स होते हैं, बट देयर इज नो ऑप्शन फॉर ए बीटा। मैंने आप लोगों को सॉरी एक सेकेंड, मैंने आप लोगों को कभी वो पढ़ाए हैं, वो जो दिमाग के वो जो फाइबर्स फुइबर्स हैं, ये वाली चीज बताइए कभी? नो सर, ये फाइबर जरा करा दे, ये बिल्कुल याद नहीं होते। ये याद नहीं होते फाइबर्स? इसमें ए डेल्टा किस लिए होता है, ये तो याद होगा ना? मेरा ख्याल है जो मुझे डॉक्टर ताहा, अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डुअल नर्व सप्लाई बट नॉट रेसिप्रोकल? तो वो क्या होता है? स्लेवरी ग्लैंड जो होते हैं ना, इनकी बहुत सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होती है, लेकिन दोनों का फंक्शन ही सेलिवेशन को इंक्रीज करना होता है, सेम फंक्शन, ये रेसिप्रोकल नहीं है। कार्डियोकोपेडी में आ गया, कार्डियक डिफेक्ट, साइकेट्रिक बिहेवियर, तो इसका कैश 22 निमोनिक है, कैश 22। सी फॉर कार्डियक अबनॉर्मलिटीज, ठीक है, अबनॉर्मल फेशिस, ठीक है, थाइमिक हाइपोप्लेजिया और क्लेफ्ट पैलेट, और 22q11 इसका वो जो क्रोमोसोम वो जो नंबर होता है वो होता है, ठीक है, और ये होता है डी जॉर्ज सिंड्रोम, डी जॉर्ज सिंड्रोम, ठीक है, और एज फॉर हाइपर एक्सटेंशन ऑफ फिंगर्स, ठीक है, ये कैच 22 इसका निमोनिक था। कार्बन एक एमसीयू में कैच 22 भी उसने पूछा हुआ है, मतलब इसी तरह दे के उसने पूछा है व्हाट इज दिस, तो दैट वाज कैच